माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। सभापति जी, मारिया शारापोवा, लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, डिएगो मैराडोना, बेन जॉनसन, शेन वॉर्न, शोएब अख्तर और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे भारत की धनलक्ष्मी ऐश्वर्या बाबू, ये वो नाम हैं। अगर हम ये सूची पढ़ें और आज डोपिंग बिल पे हम डिस्कशन की बात ना करें तो ये अपने अपने खेलों में इस प्रकार के खिलाड़ी रहे हैं, मारिया शारापोवा से लेकर और लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग तक, डिएगो मैराडोना तक, की पीढ़ियां उनको आदर्श के रूप में देखती हैं कि मैराडोना जैसा फुटबॉलर बनेगा। नहीं, आप मैं कुछ और अभी आऊँगा। पीटी उषा जी उस सूची में नहीं है, मगर ये वो सूची है जो डोपिंग में, हाँ अब वो समझेंगे, ये डोपिंग में आए हैं। चेयर की तरफ ये सूची उन प्रतिष्ठित खिलाड़ियों की है जो डोपिंग के अंदर कहीं ना कहीं टेस्टिंग, जिन्होंने पॉजिटिव टेस्ट किया है और खेलों की खिलाड़ियों की गरिमा गिराने का काम किया। इसीलिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं डोपिंग पे नियंत्रण लाने के लिए और भारत उन प्रयासों में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, ये राजनीति से ऊपर का विषय है। खेल खिलाड़ियों का कोई भी विषय मैं राजनीति से ऊपर मानता हूँ। और जो ये बिल लाया गया है, हम इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं। और क्यों लाया गया है, थोड़ा सा जिक्र किया अनुराग जी ने। मुख्यतः ये जो एंटी डोपिंग की जो लेजिस्लेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, ये पिछले 20 साल से धीरे धीरे इन शेप में आई। सबसे पहले 1999 से लेकर 2002 तक एक फाउंडेशन बोर्ड बना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। हमारी सरकार भी उस फाउंडेशन बोर्ड का सदस्य है। 2005 में, जैसे आपने यूनेस्को का बताया, यूनेस्को कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स 2005 में आया। हमारी सरकार ने उसे 2007 में उसको रेटिफाई किया और 2009 में नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना की गई और टेस्टिंग लैब, नेशनल एंटी डोपिंग टेस्टिंग लैब भी हिंदुस्तान में स्थापित की गई। उसके बाद जैसे जैसे डोपिंग की परिस्थितियां बदली, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, ये जिनका जिक्र किया अनुराग जी ने, कि उनकी जो कन्वेंशंस है उनको हमें पूरी तरीके से फॉलो करना, फॉलो करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक इशू रेज किया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन, सारी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस विच आर कंट्रोल्ड बाय रिस्पेक्टिव यूनियन गवर्नमेंट्स। उन्होंने कहा कि ये सरकारी, जितनी भी सरकारें हैं उसमें कोई हमारे देश का अलग से उन्होंने नहीं जिक्र किया, सभी सरकारों का, कि अनड्यू इन्फ्लुएंस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और उन्होंने स्ट्रिक्टली एक गाइडलाइन, नया कोड प्रकाशित किया 1 जनवरी 2021 को, कि जो जितनी भी नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें हमारी नैडा भी है, उनको ऑपरेशनली सरकारों से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और एक तरफ ये कोड आया, दूसरी तरफ उन्होंने हल्का सा जिक्र किया, दूसरी तरफ इस दौरान 2019 में जो हमारे देश की नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लैबोरेटरी थी, वो सस्पेंड कर दी गई और उस 2021 में 19 में सस्पेंड हुई, जिसके बाद टेस्टिंग हमारी बहुत लिमिटेड हो गई, बाहर भेजने पड़े हमको जो सैंपल्स कलेक्ट हुए, टेस्टिंग बंद हो गई हिंदुस्तान में। और उसके बाद अब जाके उसका एक्रेडिटेशन दोबारा मिला है। तो ऐसे में ये अनिवार्य थी कि ये बिल लाया जाए। और जो बॉडी बनी थी नेडा, जो कि एक सोसाइटीज एक्ट में बनी थी, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाए। और उसके साथ साथ एक फ्रेमवर्क, लार्जर फ्रेमवर्क, जो इन्होंने सेलिएंट फीचर्स बताए, जिसमें एक बोर्ड बने, नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाए, जिस बॉडी में डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस वेडा की गाइडलाइंस के तहत हो। और उसके साथ साथ इसके अंदर दो पैनल, एक डिसिप्लिनरी पैनल और एक अपील पैनल, 2 अलग से पैनल बने, 2 के चेयरपर्सन बने, उनकी सारी जो है गाइडलाइंस फॉलो की जाए। ये आ गया। इसमें स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस बिल को बड़े अच्छी तरीके से स्क्रूटनाइज किया।
छद्दू बुद्धे जी उसके चेयरमैन थे, उनकी भी रिपोर्ट सभा पटल पे आ चुकी और मंत्रालय ने भी उनकी रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो, क्योंकि मैं स्वयं स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ पिछले 12 साल तक, मैं हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, मुझे संतुष्टि है क्योंकि 12 साल का सबसे बड़ा टेन्योर होता है। अभी रिसेंटली तक मैं हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट था। अनुराग जी जानते हैं, मुझे इस बात की संतुष्टि है कि हमारे देश के इतिहास में सबसे सफल ये फेडरेशन रही है। पिछले 4 ओलंपिक में लगातार हमने मेडल दिया है देश को और 50% ओलंपिक के मेडल केवल हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन के हमारे रेसलर्स लेके आए हैं। तो मगर धरातल की कुछ बातें इसमें मैं आपसे कुछ सुझाव देना चाहता हूँ जो इस बिल के संबंधित हैं। कुछ बातें तो स्टैंडिंग कमेटी ने ली कि इसमें, जैसे पहला, स्टैंडिंग कमेटी का एक बहुत अच्छा सुझाव है, उसको आपने जिसमें लिया नहीं, कि जो एथलीट्स हैं और जो खिलाड़ी हैं उन सभी को एक कैटेगरी में रखा गया है। उनके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा वो एक कैटेगरी में ही है। उसमें 2 अलग अलग कैटेगरीज कर दी जाएं। माइनर यानी कि कम से जो वाडा ने माइनर को 16 साल से कम के खिलाड़ियों को अलग कैटेगरी में रखा है, क्योंकि इसमें खास तौर पे जो बहुत यंग एज के खिलाड़ी होते हैं वो कई बार प्रभावित होते हैं, बाकी बहुत सी, तो उनका अलग से प्रोविज़न हो, कम उनकी पेनल्टीज हो। ये बहुत अच्छा सुझाव आया था स्टैंडिंग कमेटी का। मैं भी आपसे ये आग्रह करता हूँ, ये हमने भी देखा है। दूसरा, सटीक मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूँ। आज की परिस्थिति क्या है? आज की परिस्थिति अनुराग जी ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई टेस्टिंग नहीं होती, स्टेट लेवल के हम खेल करते हैं, कोई टेस्टिंग नहीं होती, और मैं आपको ये बताऊं नेशनल लेवल पे भी कोई टेस्टिंग नहीं होती, बहुत कम। खेलो इंडिया का जो आपका, मैं आज मेरी जगह राजनीति से ऊपर उठ के मैं बात कर रहा हूं सभापति जी, खेलो इंडिया का बहुत अच्छा एक कार्यक्रम सरकार ने चलाया है, उसमें आपकी टेस्टिंग होती है। खेलो इंडिया के उदाहरण का मैं तौर पे कहना चाहता हूं। लेकिन जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस के और जो अलग अलग खेलों के डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल की प्रतियोगिताएं हैं, वहां पे टेस्टिंग नहीं होती, अनिवार्यता से कोई टेस्टिंग। यहां तक कि मैं आपको उदाहरण दूंगा कि स्टेट चैंपियनशिप में या नेशनल चैंपियनशिप में कई बार खिलाड़ी नेडा के आगे अपनी अर्जी देते हैं कि हमें शक है कि दूसरा खिलाड़ी डोपिंग कर रहा है, उस अर्जी पर भी लगभग टेस्टिंग ना के बराबर जवाब उनको मिलता है और टेस्टिंग नहीं होती। तो जब आज ये बिल लेके आप आए हैं तो इसमें कहीं भी आपने ये निर्धारित नहीं किया है कि किस लेवल पे टेस्टिंग हो। ओवरऑल देश में, हमारे देश में 4 से 6 हज़ार सैंपल लेने की आज के दिन आपकी कैपेसिटी है, और हमारे देश की जो टेस्टिंग है ओवरऑल का तो आपको थोड़ा सा आपने अंदाज़ा दिया है। लेकिन मेरी मांग है कि कहीं ना कहीं नेशनल और स्टेट चैंपियनशिप में कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना जाएं, क्योंकि हम जो एलीट एथलीट हैं उन पर लगातार टेस्टिंग करके उनको अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए तो उनको फिट करके भेजना चाहते हैं। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हो रही है? आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के खेलों में जाके देखो, आपको सिरिंज पड़ी मिलेंगी, वहाँ पर जो है ऐसे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि खिलाड़ी वहाँ से जो है कहीं ना कहीं, जब लैंस आर्मस्ट्रांग और मारिया शारापोवा, डिएगो मैराडोना डोपिंग कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू कर रहा है उसको आगे बढ़ना है। तो आप निर्धारित कीजिए, और रैंडम सैंपलिंग की बजाय अगर ये तलवार लटका दें आप स्टेट चैंपियनशिप में, नेशनल चैंपियनशिप पे, कि 10% जो खिलाड़ी हैं उनकी टेस्टिंग जरूर होगी, 5% खिलाड़ी हैं उसकी टेस्टिंग जरूर होगी, हर प्रतियोगिता में होगी, तो कम से कम कुछ तलवार लटकी रहेगी। वहां से हम क्लीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करें। इसमें एक और बात है अनुराग जी, जो ग्राउंड ऑफ रिमूवल है, जो इंडिपेंडेंस की बात वाडा ने करी कि भाई ये जो नेडा है ये सरकारी इन्फ्लुएंस से अलग होना चाहिए, कल को ऐसा ना हो जाए कि कोई खिलाड़ी का पॉजिटिव आ जाए। और अनुराग जी क्योंकि बहुत व्यवहारिक हैं और खेल मंत्री हैं देश के, तो अलग अलग लोग, सांसद उनको फ़ोन करें अपने जिस क्षेत्र का वो खिलाड़ी है कि जी आप इनको लीनियंसी कर दीजिए, क्योंकि चेयरमैन तो सरकार ही लगा रही है, मेंबर्स भी सरकार लगा रही है, और डिसिप्लिनरी पैनल के भी, अपील पैनल के भी, और उनको हटाने की भी अनलिमिटेड पावर सरकार के पास ही है। तो सरकार के हाथ में सारी बात आ गई। तो इसमें एक सुझाव आया, मैं देना चाहता हूँ, ये जितनी और रेगुलेटरी बॉडीज़ आप देखेंगे अनुराग जी, बहुत सी रेगुलेटरी बॉडी की, क्योंकि वैक्यूम में काम नहीं कर सकती, आखिरकार नियुक्ति सरकार को करने में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। लेकिन बहुत सी जो रेगुलेटरीज बॉडी हैं उनमें
जो नियुक्ति की रूल्स हैं वो बहुत क्लियरली डिफाइंड होते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, वही लोग नियुक्त हो। दूसरा, रूल्स के साथ साथ ग्राउंड ऑफ रिमूवल, अभी आपने ग्राउंड ऑफ रिमूवल की पावर बोर्ड को दे दी, जो आप बोर्ड बना रहे हैं, मगर बोर्ड किसी बिना कोई कारण बताए किसी रिमूव कर सकता है डिसिप्लिनरी पैनल में और अपील पैनल में जो फैसला करेंगे खिलाड़ियों का। तो ग्राउंड ऑफ रिमूवल अच्छे से नोटेड हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्राउंड ऑफ रिमूवल अगर क्लियरली, जो जैसे बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे ट्राई है, बाकी हर क्षेत्र में रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनमें ग्राउंड ऑफ रिमूवल को अच्छे से अंकित करने की एक अनिवार्यता से एक प्रावधान होता है। मैं मांग करता हूं कि यहाँ भी, इस बिल में नहीं है मगर यहाँ भी अगर आप वो करें तो बहुत सहूलियत होगी। तीसरी बात जो मैं समझता हूँ कि इस बिल के दायरे में नहीं है लेकिन वो महत्वपूर्ण है, अगर इसमें सर पहले तो डिसिप्लिनरी जो एक इस बिल के माध्यम से एक पैनल बन रहा है, डिसिप्लिनरी पैनल, अगर नेडा प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी, नेडा को कोई पॉजिटिव मिला कोई खिलाड़ी, वो उसके डिसिप्लिनरी पैनल में रिपोर्ट दे देगी, वो प्रोसिक्यूशन करेगी उस खिलाड़ी का, और वो डिसिप्लिनरी पैनल उस पर कार्रवाई करेगी। कार्रवाई करने के बाद जो अपील है, अपील अथॉरिटी भी, अपील पैनल के बाद फाइनल अगर अपील करनी है, किसी खिलाड़ी को संतुष्ट नहीं है, तो उसको जाना पड़ेगा स्विट्जरलैंड, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लसवान स्विट्जरलैंड। ये जाहिर है वाडा जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग अथॉरिटी है उन द्वारा निर्धारित है फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, लेकिन आज दुनिया की परिस्थिति बदल रही है। सबसे बड़ी जनसंख्या समूह कहीं है दुनिया में तो एशिया में, और एशिया में 2 मुल्कों में, चीन और हिंदुस्तान। ऐसे में स्विट्जरलैंड हमारा कोई खिलाड़ी जाएगा अपील करने, कितना उस पर पीछे भी हमने देखे कई आए, मनजीत सिंह वर्सेस नेडा केस आया, वो स्विट्जरलैंड तक गए, मनजीत सिंह जो खिलाड़ी थे हमारे देश के। तो ऐसे में मेरी मांग है कि आप प्रयास करें वाडा के पास, क्योंकि वाडा को भारत सरकार का भी सपोर्ट रहता है। जो हमारी टेस्टिंग लैब अभी डिस्क्रेडिट कर दी गई थी, उसके बाद भारत सरकार ने 1 मिलियन उनको जो है ग्रांट दी रिसर्च के लिए, उसके बाद दोबारा से एक्रेडिट की गई। तो कम से कम एक बेंच, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का एक बेंच हिंदुस्तान में क्यों ना बने। आज हम ये सदी हिंदुस्तान की सदी मानते हैं, भारतवर्ष दुनिया के पृष्ठभूमि सबसे उभरता हुआ हमारा देश है, तो हमारी मांग होनी चाहिए कि यूरोप में तो कि एशिया में क्यों ना हो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का बेंच, ताकि हमारे खिलाड़ी स्विट्जरलैंड में उस पर अपील करना पड़े तो उससे अच्छा जो है हमारे देश के अंदर वो अपील कर सके। एक और इसमें मैं सुझाव देना चाहूँगा, जो आपने इस कानून में पनिशमेंट का जो प्रावधान दिए वो प्रावधान जनरल है, उनमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। उनमें केवल आपने कि कितने समय तक बैन हो ये कुछ नहीं कहा गया, कहा कि भाई उनके मेडल वापस ले लिए जाएंगे, उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी, फाइनेंशियल कार्रवाई की जाएगी इत्यादि। स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसका जिक्र किया है कि वो कुछ ना कुछ उस बारे में स्पेसिफिसिटी आए कि कितनी प्रोपोर्शन टू क्या ऑफेंस है, उसमें डिटर्मिन ये हो, क्योंकि खिलाड़ियों का पीक करियर बहुत लिमिटेड होता है। ये पूरी पावर हम दे दिए जाएं और अनलिमिटेड पावर दे दिया जाए जिसमें कोई गाइडलाइंस ना हो कि वो कुछ भी कर सकते हैं उनको, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ स्पेसिफिक आप ज़रूर उसमें वो बात लाएं। आज सभापति महोदय देश के खेल की बात हो रही है और ये मैं समझता हूँ कि इसको अच्छे से अगर आप करेंगे तो देश के खेल की खिलाड़ियों की साख बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक कदम है। और मुझे खुशी है कि हमारे मित्र अनुराग ठाकुर जी जो स्वयं खेलों की पृष्ठभूमि से आते हैं, वो इस मंत्रालय को देख रहे हैं। ऐसे में ये एक फ्रेमवर्क देने की बात है। हम अपने खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा प्रतिभा हम मानते हैं, हिंदुस्तान के गाँव में हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रतिभा है, उनको एक फ्रेमवर्क देने की बात है और ये महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मैं एक उदाहरण भी देना चाहूँगा, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो हमारे प्रदेशों में कुछ अच्छे तजुर्बे हुए हैं, उनको देश स्तर पर लागू किया जाए। और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ हरियाणा का। हरियाणा एक हमारा छोटा सा प्रदेश है सभापति महोदय, 2% देश की आबादी। हरियाणा इस सदी से पहले पिछली अगर हम देखें तो पुराने समय में एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ खेलों में हमारी प्रदर्शन अच्छा नहीं था। हरियाणा में 2004 के बाद जो हमारी सरकार वहाँ पे आई, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अच्छा उदाहरण है, वो भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो एक हम हरियाणा में एक नीति लेके आए, पदक लाओ पद पाओ और प्रतिष्ठा पाओ। व्यापक स्तर पर उस नीति को हमने हरियाणा में लागू किया।
और जो 2% आबादी वाला प्रदेश है, उसका नतीजा ये हुआ कि 2010 कॉमनवेल्थ गेम जब हुए तो कॉमनवेल्थ गेम में 39 गोल्ड मेडल में से 22 गोल्ड मेडल 2010 में अकेले हरियाणा प्रदेश के आए। और वहाँ से लेकर आज तक, आज भी पिछले 3 एशियाई, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गोल्ड मेडल, ओलंपिक खेलों की आप बात करेंगे तो 40% मेडल अकेले हरियाणा के हैं, और ओलंपिक खेलों में 50% भारत के मेडल। आप पिछले ओलंपिक की आप बात कर रहे थे, चाहे वो पिछले ओलंपिक में 2 ही मेडल निराशाजनक प्रदर्शन रहा था, साक्षी मलिक और पीवी संधू, मगर साक्षी मलिक हरियाणा से थी। और इस ओलंपिक मेडल में भी, इस ओलंपिक खेलों में भी, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो हमारे, चाहे वो रवि दहिया हो, चाहे वो बजरंग पुनिया हो, तो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने देश की जो है भारत माता की झोली मेडल से भरने का काम किया। 40 से 50% मेडल आज हरियाणा के खिलाड़ी एशियाई और यहाँ तक कि कॉमनवेल्थ खेलों में अगर हरियाणा के मेडल अलग से अगर रख दें तो बड़े बड़े मुल्क जिसमें पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, उनसे दुगने मेडल अकेला हरियाणा लेके आ रहा है देश के लिए। तो इस बात का हमारे को गर्व। उसके पीछे नीति थी, 2-3 नीतियां, जैसे मैंने कहा, पदक लाओ, पद और प्रतिष्ठा पाओ। 700 से ज़्यादा खिलाड़ियों को सीधा डीएसपी, सब इंस्पेक्टर पदों पे नियुक्त किया गया था। उसके साथ हमारी एक नीति थी स्पैट, स्पोर्ट्स फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, हर स्कूल की बच्चे का अनिवार्य था। और अनिवार्यता के बाद जो 10% बच्चे सबसे टॉप में आते थे, उनके 1500 से 2000 उनको स्टाइपेंड मिलता था, ताकि एक जो पहले जमाने में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, हमने उसको बदलने का प्रयास किया हरियाणा में और कहा कि अगर खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे कामयाब। दोनों रास्ते अच्छे हैं ताकि अच्छी दिशा में हमारे देश का और हमारे प्रदेश का युवा जाए। इसके अलावा व्यापक स्तर पे 500 से ज़्यादा ग्रामीण स्तर पर खेल स्टेडियम और उन स्टेडियम्स के अंदर बड़ी एकेडमीज, कोच आदि की नियुक्ति की गई, डाइट एक्सेट्रा के प्रावधान किए गए। नतीजा ये आया कि आज हरियाणा के खिलाड़ी आगे बढ़ पाए। मैं अनुराग जी से ये आग्रह करूंगा कि मेरी मांग भी है कि ये जो कुछ नीतियां थी, आज खेलो इंडिया अगर आप देखें तो थोड़ा सा वो स्पैट से लगता है कि उसके कहीं ना कहीं कुछ अंश उसमें लिए गए हैं, तो हमें खुशी है इस बात की। और भी जो हमारी नीति थी, खास तौर पर पदक लाओ पद पाओ, क्योंकि आज खिलाड़ी क्यों करता है डोपिंग? उसको लगता है कि भाई जीत गए तो सब कुछ है और हार गए तो कुछ नहीं। मगर ये जो इस तरह की नीतियां बनती हैं, इसमें अगर खिलाड़ी एक लेवल तक पहुंच जाए तो भी अगर उनको पद से, सरकारी रोजगार से अगर उसको सरकारी रोजगार दिया जाए तो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेके उसको उतनी चिंता नहीं रहती। ये सरकार का, तो इस नीति को आप राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति को लेके जाएं ताकि देश की भारत माता की झोली, भारत माता के नौजवान आने वाले समय में हम दुनिया के अंदर आगे पहुंच पाएं। और साथ में मैं ये भी आग्रह करूंगा कि हरियाणा सरकार को भी आप, क्योंकि 3% जो खिलाड़ियों का कोटा था हरियाणा में बंद हो गया, जो डीएसपी लगते थे पिछले 8 साल से, कोई डीएसपी जो पुराने सारे एथलीट थे, विजेंद्र सिंह बॉक्सर हो हरियाणा सरकार में, हरियाणा पुलिस में डीएसपी, योगेश्वर पहलवान हो हरियाणा पुलिस में डीएसपी, बबीता फोगाट हो हरियाणा पुलिस में डीएसपी, सारे खिलाड़ी उस समय आए थे। लेकिन अगर आप देखें अभी साक्षी मलिक, 2 ही मेडल आए थे ओलंपिक में, हमारी एक बेटी साक्षी मलिक थी, पिछले 5 साल से प्रयासरत है मगर उनको कोई नियुक्ति नहीं मिली। अभी जो इस ओलंपिक में रवि दहिया, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा के जो मेडल आए हैं उनकी तो मैं क्या जिक्र करूंगा, पिछले ओलंपिक में ही किसी को नियुक्ति नहीं मिली। ये भारत माता के धरोहर है। राजनीति, खेल, खिलाड़ी, ये राजनीति से ऊपर होने चाहिए। जैसे हमारी नीति में पहले नियुक्तियां मिलती थी, मैं आग्रह करूंगा आप हरियाणा सरकार से भी आप आग्रह करें कि उनको नियुक्तियां उसी पैटर्न पे नियुक्तियां मिलें, और आप भी देश में भी इस खेल नीति को लागू करें कि एक छोटा सा 2% आबादी वाला प्रदेश अगर देश के लिए 50% मेडल जुटा सकता है तो इस नीति को आप पूरे देश में लेके जाएंगे तो मैं समझता हूं कि देश के खेलों में और ज़्यादा हम आगे बढ़ पाएंगे। जो आप इस सूझबूझ के साथ ये बिल लेके आए हैं, मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छा, ये एक सकारात्मक कदम है, एक एनवायरनमेंट आपने देने का प्रयास किया है। खेल खिलाड़ी जो है उनको प्रोत्साहन देने के लिए अच्छा वातावरण बनेगा। सरकार कई विषयों में इसमें खेलो इंडिया इत्यादि, जैसे मैं एक खेलो इंडिया से संबंधित एक और सुझाव आखिरी, मैंने खेलो इंडिया की प्रशंसा करी, खेलो इंडिया अच्छा काम कर रहा है। जब ये खेलो इंडिया की प्रतियोगिताएं होती हैं सर, तो जिस तरह का खाने पीने का, उनका ठहरने का इंतजाम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये पहले नहीं किया जा रहा था। इस बात के लिए जो है भारत सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ। खेलो इंडिया में आप अच्छा काम करें, लेकिन खेलो इंडिया में एक कमी भी है।
खेलो इंडिया से जो जीत रहे हैं उनको, विजेताओं को किसी सरकार में, जैसे मैंने कहा कि नेशनल में जो मेडल्स आते हैं उनको कई डिपार्टमेंट्स उनके सर्टिफिकेट्स को मानता है, चाहे हरियाणा सरकार हो, प्रदेश सरकारें हों, चाहे भारत सरकार में रेलवे इत्यादि हो। मगर खेलो इंडिया में जो विजेता हैं उनको अभी कहीं किसी स्पोर्ट्स नीति में देश में, ना प्रदेश सरकारों की, ना आपकी राष्ट्रीय देश की सरकार की, उनको वो जो है अनिवार्यता से उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा, उनको लाभ नहीं मिल रहे। तो खेलो इंडिया को कनेक्ट किया जाए, ये भी मेरी एक आपसे मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति जी, मैं एक बार फिर अनुराग जी का धन्यवाद करता हूँ इस बिल लाने पर, और पूरा समर्थन करता हूँ। धन्यवाद दीपेंद्र जी। माननीय